वीडियो शुरू होने से पहले ये रहे आज के स्पेशल शाउट आउट्स। गौरव सिंह, प्रियांक FFBGMI, एंग्री एक्सप्लेनर AKM, सुबदीप सोर, रिसेल एनमे फॉर यू, डेवल BJ क्रिएटिव्स। आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अगर किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको बस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको भी शाउट आउट मिल जाएगा। धन्यवाद। लेकिन फिर भी वह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपने पास से कुछ कार्ड निकालती है जो चिपचिपी नोट्स, स्टिकी नोट्स की तरह दिखते हैं। वह उन्हें राक्षसों के चेहरों पर फेंकती है और जल्द ही एक जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। तो यह देखकर हैरान है कि लड़की के पास सच में शक्तियां हैं, लेकिन फैंग जल्दी से उसका विश्लेषण करता है और बताता है कि यह भाइयों को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भाई भी इसकी पुष्टि करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसकी कमजोर शक्तियां उनके मोटे राक्षसों को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। कुछ ही सेकंड बाद विस्फोट के कारण जिन राक्षसों के सिर उड़ गए थे वे ऐसे फिर से पैदा हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। लियू विश्वास नहीं कर पाती कि उसका सबसे अच्छा हमला उन पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ पाया। और भाई गर्व से बताते हैं कि इस बैरियर के अंदर उनके राक्षसी जानवरों के पास एक असीमित जीवन हैक है जो उन्हें हमेशा के लिए पुनर्जीवित होने की अनुमति देता है। यह सब देखकर एक सीओ टिप्पणी करता है कि जबकि राक्षस अविश्वसनीय रूप से कमजोर है, लियू उनसे भी ज्यादा कमजोर है और तुरंत एक कीड़े की तरह कुचल जाएगी। अब उसे ऐसा लगने लगा है कि उन्हें लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन फैंग हमेशा की तरह बेफिक्र होकर कहता है कि उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए और बस नाटक का आनंद लेना चाहिए। युद्ध के मैदान में राक्षस लियू की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वह उनसे बचकर एक मेढक की तरह हवा में उछलती है। फिर वह उन पर सैकड़ों आग लगाने वाले चिपचिपी नोट्स बरसाती है, लेकिन राक्षस कैजुअली उन्हें अपने हाथों से रोक लेते हैं। पता चलता है कि वह लियू का आखिरी हथियार था और अब उसके पास खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर भाई राक्षसों को तुरंत लड़की को खत्म करने का आदेश देते हैं ताकि वे फैंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बिना समय बर्बाद किए राक्षस लियू की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वह एक अस्थायी ढाल बनाती है जो फिलहाल हमले को रोक देती है। हालांकि चूंकि राक्षस बहुत शक्तिशाली है, वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। जियो बताता है कि लड़की सच में खतरे में है और फैंग भी सहमत होता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। वह थोड़ी सी मदद करने के लिए उस संघर्षरत लड़की से पूछता है, लेकिन लियू, जिसका अहंकार उसकी जिंदगी से भी बड़ा है, चिल्लाकर कहती है कि उसे ऐसे दुष्ट लोगों से मदद की जरूरत नहीं है। वह यह भी कहती है कि राक्षसों को बुरी तरह हराने के बाद वह उन दोनों से निपटेगी। फैंग इसे एक अपमान के रूप में लेता है और खुशी खुशी एक तरफ हो जाता है, जिससे उसे खुद ही लड़ने देता है। जैसे जैसे वह बचने के लिए संघर्ष करती है, वह नॉनशलेंटली यह सुनाना शुरू कर देता है कि राक्षस उसे एक प्रेटजेल की तरह कैसे मोड़ सकते हैं और कुछ डिपिंग सॉस के साथ उसका मजा ले सकते हैं। जियो अपनी खुद की अजीब टिप्पणी के साथ जुड़ जाता है, कहता है कि वह एक दयनीय मौत मरेगी और उसके परिवार के पास शायद दफनाने के लिए उसका शरीर भी नहीं बचेगा। यह सब सुनकर एक डरी हुई लियू उन दोनों से कहती है कि उसका अपमान करना बंद करें और उसकी मदद करें। वह कहती है कि उसने अपना मन बदल लिया है और उनसे जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि वह अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। हालांकि फैंग अपना समय लेने का फैसला करता है और शांति से कहता है कि उसे पहले उसके साथ कुछ बातों पर चर्चा करनी है। लियू उनसे बकवास बंद करने के लिए चिल्लाती है, लेकिन फैंग यह बहुत स्पष्ट कर देता है कि जब तक वह उसके कुछ सवालों का जवाब नहीं देती, वह उसकी मदद नहीं करेगा। वह उसे यह भी आश्वासन देता है कि सवाल बहुत सरल होंगे, इसलिए पूरी पूछताछ प्रक्रिया तुरंत खत्म हो जाएगी। चूंकि लियू के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। फैंग उससे पूछना शुरू करता है कि वह कौन है और हाल ही में उसका पीछा क्यों कर रही थी। वह उसे बहुत ईमानदार रहने और एक भी झूठ न बोलने के लिए कहता है, वरना वह उसे राक्षसों के हाथों मरने के लिए छोड़ देगा। लियू अपना पूरा नाम बताती है और कहती है कि वह लीगन संप्रदाय की नेता है, एक ऐसा संप्रदाय जिसे कोई नहीं जानता या उसकी परवाह नहीं करता। वह यह भी स्वीकार करती है कि वह फैंग का पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके बगल में मौजूद राक्षसी जानवर जियो का पीछा कर रही थी। कारण पूछे जाने पर लियू गुस्से में बताती है कि जियो जैसा एक दयनीय राक्षस मर जाए तो बेहतर है, इसलिए वह उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने और अंततः सही समय पर उसे खत्म करने के लिए उसका पीछा कर रही थी। उसके शब्दों से जियो को गुस्सा आता है और वह अपने गुरु से कहता है कि उन्हें शायद इस दुष्ट महिला को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन फैंग रूडली कहता है कि उसे जियो की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में उसके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण चीज उसकी बेटी चू है। फिर वह एक और सवाल पूछना शुरू करता है, लेकिन लियू अब और नहीं टिक पाती और उसकी सुरक्षा ढाल अचानक टूट जाती है। फिर एक जबरदस्त विस्फोट होता है और ऐसा लगता है कि राक्षसों ने उस बेचारी लड़की को पहले ही खा लिया है। लेकिन जब धुआं छटता है तो फैंग उसे एक प्लास्टिक बैग की तरह पकड़े हुए होता है, क्योंकि पता चलता है कि उसने उसे आखिरी सेकंड में बचा लिया था। भाई इस बात से हैरान है कि फैंग ने इतनी आसानी से अपने राक्षसों से उसे बचा लिया, लेकिन वह नॉनशलेंटली इसे टाल देता है, यह कहते हुए कि हैरान होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसने अपनी 0.01% ऊर्जा का भी इस्तेमाल नहीं किया। अपने हाथ के एक झटके से उसके बगल में एक छोटा सा पोर्टल खुलता है और उसमें से उसकी विशाल तलवार निकलती है। फैंग उसे कसकर पकड़ता है और कहता है कि असली आश्चर्य तब होगा जब वह इन राक्षसों को पके खीरे की तरह काट डालेगा। भाई उसके दावे को हास्यास्पद मानते हैं और कॉन्फिडेंटली एक मोटे राक्षस को उस पर हमला करने के लिए भेजते हैं, लेकिन फैंग वास्तव में उसे एक पके खीरे की तरह काट डालता है जैसा उसने कहा था। भाई और लियू दोनों इस बात से पूरी तरह से हैरान है कि फैंग ने अपनी तलवार के एक ही वार से एक शक्तिशाली दुश्मन को कैसे खत्म कर दिया। लियू तो कांपने भी लगती है, क्योंकि वह पहले कभी किसी आदमी से इतनी आकर्षित टर्न ऑन नहीं हुई थी। इस बीच भाई भी हिल गए हैं, लेकिन कम से कम वे जानते हैं कि उनके राक्षस इस बैरियर के अंदर फिर से पैदा हो सकते हैं। हालांकि फैंग उनके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उन्हें वापस लाने की कोशिश करने के लिए कहता है।
फिर एक भाई अपना क्रीपी जादू का मंत्र करता है और गिरे हुए राक्षस को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह डेस्परेशन में फिर से कोशिश करता है, लेकिन फैंग उससे बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने राक्षस को इतनी बुरी तरह से खत्म कर दिया है कि उसकी आत्मा भी समाप्त हो गई है। वह भाइयों को यह भी ताना मारता है, कहता है कि वे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, जो बहुत विशाल और असली राक्षसों से भरी हुई है। फैंग कहता है कि वह आसानी से उनके इस बैरियर को तोड़ सकता है, लेकिन वह सिर्फ मजाक कर रहा था क्योंकि वह घर पर सुपर मारियो खेलकर बोर हो गया था और कुछ और असली चाहता था। भाई, जिन्होंने अभी अभी फैंग को उनके एक राक्षस को खत्म करते देखा था, फिर भी विश्वास नहीं करते कि वह उनके बैरियर को नष्ट कर सकता है, इसलिए वे उसे ऐसा करने की चुनौती देते हैं। फैंग इसे स्वीकार करता है और तुरंत अपनी तलवार का उपयोग करके एक गड़गड़ाहट पैदा करता है जैसे कि वह खुद थोर हो। फिर वह एक जबरदस्त ऊर्जा के साथ बैरियर पर हमला करता है, जिससे वह पतली बर्फ की तरह टूट जाता है। किसी कारण से दूसरा राक्षस सोचता है कि यह सरप्राइज हमला करने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन फैंग उसे भी एफर्टलेसली दो हिस्सों में काट देता है। कुछ ही सेकंड बाद बैरियर आखिरकार टूट जाता है और उनके बगल का स्कूल दिखाई देने लगता है। फैंग, जो अब खेलों से थक चुका है, कहता है कि वह अब घर जा रहा है और भाइयों की देखभाल करने का काम जीरो को सौंपता है। वह उसे यह भी याद दिलाता है कि उनकी हड्डियां तोड़ने के बाद वह वापस क्लास में जाए और कविताएं सीखे। एक्सियो तुरंत स्वीकार करता है और वह थग्स को प्राइवेट में कुछ सबक सिखाने के लिए अपना खुद का बैरियर बनाता है। जैसे ही फैंग और ल्यू दूर जाते हैं, वे भाइयों के चिल्लाने और अपने जीवन के लिए गिड़गिड़ाने की आवाज सुन सकते हैं। फिर ल्यू फैंग के पास जाती है और एक हास्यास्पद रिक्वेस्ट करती है। वह चाहती है कि वह उसे अपना गुरु मास्टर के रूप में स्वीकार करे। बाद में उसी शाम पूरा परिवार घर पर रात का खाना खा रहा होता है और ल्यू अभी भी फैंग से उसे अपना गुरु मास्टर के रूप में स्वीकार करने की भीख मांग रही होती है। फैंग जाहिर तौर पर मना कर देता है क्योंकि वह ऐसी कमजोर इंसान को अपना गुरु नहीं कह सकता। लेकिन एक डेस्परेट ल्यू उससे फिर से विचार करने के लिए कहती है। वह बताती है कि अगर उसके जैसा एक शक्तिशाली व्यक्ति उसका छात्र बन जाता है तो उसके पूरे कबीले का पूरे देश में सम्मान होगा। जियो, जो कैजुअली कुछ चिकन फीट खा रहा होता है, बीच में टोकता है और कहता है कि उन्हें उसके कबीले की कोई परवाह नहीं है। वह उसे यह भी बताता है कि दानव राजा उसका छात्र बनने के लिए बहुत शक्तिशाली है, इसलिए लोग वैसे भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जियो सुझाव देता है कि वह यहाँ से चली जाए और उन्हें उनके भोजन के दौरान परेशान न करे। यह सब शोर सुनकर छोटी चू पूछती है कि उस लड़की को क्या हुआ है, लेकिन फैंग उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि यह कुछ खास नहीं है। वह बस उसे चावल का पहाड़ खत्म करने के लिए कहता है जो उसने उसके लिए पकाया था। इस बीच फू फैंग से फुसफुसाती है कि उसे बस लड़की की रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें उसका कुछ भी खर्च नहीं होगा। दानव राजा जवाब देता है कि जब वह स्वादिष्ट खाना बनाता है तो फू हमेशा उसके घर क्यों आ जाती है। वह कहता है कि उसे फू और फिर ल्यू को भगा देना चाहिए ताकि वे दोनों बाहर पिकनिक मना सकें। हालांकि ल्यू बस अपने मुंह में खाना ठूंसती रहती है और दिखावा करती है कि उसने कुछ नहीं सुना। एक चिढ़ा हुआ फैंग फिर ल्यू को अपने घर से बाहर निकलने और उसे शांति से खाने देने का आदेश देता है। लेकिन वह जिद्दी लड़की कहती है कि जब तक वह उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं कर लेता, वह उसे नहीं छोड़ेगी। ल्यू यह भी घोषणा करती है कि वह बस पास में ही एक घर किराए पर लेगी ताकि वह हमेशा फैंग को परेशान कर सके और एक अनोइंग मच्छर की तरह उसके आसपास मंडरा सके। फैंग कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर ल्यू बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है और बेशर्मी से किराए का भुगतान करने के लिए उससे कुछ पैसे मांगती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वह उससे उसे खिलाने की भीख मांगती है। यह दयनीय व्यवहार फैंग को एनरेज कर देता है और वह जोर देकर कहता है कि यह उसकी समस्या नहीं है, लेकिन ल्यू एक बेघर व्यक्ति की तरह भीख मांगना शुरू कर देती है। जब वह रोने वाली होती है तो छोटी चू को उसके लिए बुरा लगता है और वह अपने पिता से उसकी मदद करने का रिक्वेस्ट करती है। फैंग अपनी बेटी को कभी ना नहीं कह सकता, इसलिए वह अनिच्छा से उस क्रीपी लड़की को खाना देने के लिए सहमत हो जाता है। जिस पल वह अनुमति देता है, ल्यू प्लेटें लेने के लिए दूसरे कमरे में दौड़ती है और एक जंगली मोटी सुअर की तरह खाना शुरू कर देती है। दावत के बाद ल्यू का पेट इतना फूल गया है कि वह 8 महीने की गर्भवती लग रही है। वह दावा करती है कि उसने सालों से ऐसे खाना नहीं खाया था। फैंग, जो उसकी उपस्थिति से अनॉयड है, सोचता है कि उसके जैसा एक गरीब लूजर सेक्ट लीडर कैसे बन गया। जियो भी इस बात से नाराज है कि उसने उसके सारे चिकन विंग्स खा लिए और मांग करता है कि वह सभी बर्तन धोए। वह दावा करता है कि ल्यू ने मुफ्त में खाया, इसलिए उसे हर बर्तन को तब तक साफ करके एहसान चुकाना होगा जब तक कि वह उसमें अपना चेहरा न देख सके। हालांकि वह अनग्रेटफुल लड़की फ्यूरियस हो जाती है और कहती है कि उसके जैसे बदसूरत राक्षस को उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। जियो बदसूरत कहे जाने पर ऑफेंडेड हो जाता है और दोनों एक दूसरे के गाल खींचकर लड़ने लगते हैं जैसे कि वे प्रेमी हो। शुक्र है, फू आगे आती है और कहती है कि वह सभी बर्तन धो देगी, इसलिए उन्हें अभी लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसके फोन पर एक कॉल आता है और वह उसे उठा लेती है। पता चलता है कि यह उसके पिता है जो उसे चौंकाने वाली खबर देते हैं कि उसके दादाजी गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं और मौत के कगार पर हैं। इससे फू घबराहट में आ जाती है, इसलिए वह तुरंत बर्तन धोने की अपनी योजना छोड़ देती है और जाने की तैयारी करती है। उसके जाने के बाद एक चिंतित चू अपने पिता से पूछती है कि क्या फू के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वह बहुत चिंतित लग रही थी। वह जवाब देता है कि उसके दादाजी बीमार हैं और वह उसकी देखभाल करने जा रही है। हालांकि चू को अपनी सबसे अच्छी दोस्त फू के लिए बहुत बुरा लगता है, वही एक व्यक्ति जिसने हमेशा उसकी देखभाल की जब कोई और नहीं था। वह अपने पिता से फू की मदद करने का रिक्वेस्ट करती है और हमेशा की तरह फैंग बिना सोचे समझे सहमत हो जाता है। फिर वह अपनी बेटी को ल्यू और जियो को सौंप देता है, उन्हें उसकी देखभाल करने के लिए कहता है और घर से निकल जाता है। हाईवे के पास फू बेताबी से एक टैक्सी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन चुन की देर हो रही है, कोई भी उसके लिए नहीं रुका है। वह बहुत एंग्शियस होने लगी है, लेकिन तभी फैंग उसके पास आता है और उसे बताता है कि चू ने उसे उसकी असली मदद करने के लिए कहा था। वह यह भी मानता है कि शहर के इस हिस्से में टैक्सी मिलना सच में बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए वह उसे किसी और तरीके से उसके पिता के घर ले जाएगा।
फू उसे परमिशन देती है और फोन तुरंत उसे अपनी आर्म्स में उठा लेता है और किसी सुपरहीरो की तरह बादलों में उड़ना शुरू कर देता है। जल्द ही वे एक लग्जूरियस मैंशन में पहुंचते हैं और यह पता चलता है कि फू सच में देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक से है। फोंग थोड़ा हैरान होकर मानता है कि उसने कभी गेस नहीं किया था कि वह इतनी अमीर है, लेकिन हम्बल फू कहती है कि उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि कोई वजह नहीं थी। इसके तुरंत बाद एक चिंतित मेड उन्हें अंदर ले जाने आती है और बताती है कि ग्रैंपा फू को बहुत मिस कर रहे थे। वह यह भी बताती है कि ओल्ड मैन जल्द ही पास अवे हो सकते हैं, इसलिए फू जल्दी से उनके कमरे की तरफ भागती है। वहां पहुंचने पर वह अपने बीमार दादाजी को बेड पर लेटे हुए पाती है, जबकि उसके यंग मॉम एंड डैड उनको घेरे हुए बैठे हैं। वह जल्दी से उनके बेडसाइड जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि क्या वह सच में बीमार है। ओल्ड मैन बोलते हैं कि वह बस थोड़े से टायर्ड है और कुछ दिनों के आराम के बाद फाइन हो जाएंगे। लेकिन बाकी सभी के चिंतित चेहरों और वह कितने कमजोर दिख रहा है, यह देखकर साफ है कि वह उनके साथ क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं होंगे। दादाजी तब बेड पर बैठ जाते हैं और मजबूत होने का प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे फू और भी दुखी हो जाती है। वह सभी से पूछती है कि दादाजी को उनकी कंडीशन के बावजूद हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने उन्हें एडमिट कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिद्दी ओल्ड मैन घर लौटने पर अड़े थे। इसके अलावा डॉक्टर को भी दादाजी के साथ कुछ भी गलत नहीं मिला, इसलिए उसने उन्हें शांति से आराम करने देने का सजेस्ट किया। ओल्ड मैन एक बार फिर कहते हैं कि वह ठीक है और कुछ दिनों में रिकवर हो जाएंगे, लेकिन फोंग अचानक बीच में आता है और क्लेम करता है कि यह इतना सिंपल नहीं है जितना यह दिखता है। यह सुनकर हैरान फू पूछती है कि उसका क्या मतलब है, और फोंग ठंडे लहजे में कहता है कि उसके दादाजी बस 2 दिनों के भीतर डाई हो जाएंगे। कुछ ही सेकंड्स बाद कुछ और लोग कमरे में आते हैं और उनमें से एक बदसूरत मूंछ वाला आदमी है जो फू का अंकल होता है। वह इस बात से नाराज है कि एक बाहरी व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि उनके दादाजी मरने वाले हैं और डिमांड करता है कि उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दिया जाए। फू बताती है कि वह अजनबी उसका फ्रेंड है, लेकिन उसकी भी उतनी ही बदसूरत चाची क्वेश्चन करती है कि यह फ्रेंड क्यों बकवास कर रहा है। वह फू से कहती है कि अब से फ्रेंड्स बनाते समय उसे उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो अमीर परिवारों से आते हैं, न कि इस तरह के बेघर आदमी पर। हालांकि वो अपने फ्रेंड का डिफेंस करती है और बताती है कि वह एक साधारण इंसान नहीं है। फोंग उसके कंधे पर हल्के से थपथपाता है और कहता है कि उसे इंसल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह जीवन भर इसका आदी रहा है। फिर वह परिवार को बताता है कि उसने जो पहले कहा था वह कोई जोक नहीं था और दादाजी का लाइफ सच में डेंजर में है। चिंतित फू पूछती है कि क्या वह इलनेस की पहचान कर सकता है और फोंग बताता है कि अगर ओल्ड मैन सच में बीमार होते तो वह कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसके दादाजी को किसी ने स्पिरिचुअली हार्म पहुंचाया है, यही वजह है कि डॉक्टर्स को उनके अंदर कुछ भी गलत नहीं मिला। यह सुनकर पूरा परिवार दंग रह जाता है और खासकर मूंछ वाला अंकल और भी अग्रेसिव हो जाता है। वह जोर देकर कहता है कि कोई भी उनके दादाजी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता है और मानता है कि फोन सिर्फ बकवास कर रहा है। हालांकि फू को शो है कि फोन सच कह रहा है, इसलिए वह सभी से उसे अपनी बात फिनिश करने देने का रिक्वेस्ट करती है। अंकल अब स्पष्ट रूप से घबराया हुआ और जोर देकर कहता है कि दादाजी को आराम की जरूरत है और उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ओल्ड मैन खुद बीच में आते हैं और फोन को बोलने के लिए अलाउ करते हैं। फोन तब दादाजी की छाती पर एक काले निशान की ओर इशारा करता है और बताता है कि किसी ने उनके बॉडी के अंदर एक राक्षसी जानवर को बंद कर दिया है। पूरा परिवार उसके शब्दों से दंग है, लेकिन परेशान करने वाला अंकल यह कहता रहता है कि यह सच नहीं हो सकता। वह मानता है कि फोन अपने जादू टोने के सिद्धांतों से ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फू उस पर चिल्लाती है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है। वह तब फोन की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वह उस डेमन को उसके दादाजी के बॉडी से निकाल सकता है। वह कॉन्फिडेंटली कहता है कि वह कर सकता है और ओल्ड मैन भी उसे परमिशन दे देता है। फोन तब सभी से वरी न करने के लिए कहता है क्योंकि इसमें बस कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। वह अपने हाथ में कुछ जादू बनाता है और उसे बूढ़े आदमी की छाती पर काले निशान की ओर डायरेक्ट करता है। कुछ ही समय में फोन दादाजी के बॉडी से एक अजीब दिखने वाले डेमन को बाहर निकालता है। आखिरकार यह प्रूव कर देता है कि वह सच में सच कह रहा था। फू के माता पिता जो देख रहे हैं उससे हैरान हैं, लेकिन मूंछ वाले अंकल और उनकी वाइफ काफी घबराए हुए लग रहे हैं। राक्षस जो एक पोकेमॉन जैसा दिखता है बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगता है, लेकिन फोन गुस्से से उसे जमीन पर पटक देता है। वह पहचानता है कि यह सिर्फ एक निचले स्तर का डेमन है, इसलिए यह किसी के लिए खतरा नहीं बनेगा। राक्षस अचानक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह फोन से डेथ तक लड़ेगा, लेकिन वह जल्दी से उसके पास से गुजरता है और इसके बजाय फू पर झपटता है। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, उसके हाथ से एक घातक आग निकलती है जो तुरंत डेमन को जला देती है और उसे मार देती है। यह सब कमरे के अंदर हुआ है और परिवार के सदस्य सब शौक में ये सब देखते रहते हैं। ये पार्ट यही एंड होता है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।